हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके विद जीएस और जीके विद जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आया हूं जनरल अवेयरनेस के ऐसे क्वेश्चंस जो कि लास्ट 2 इयर्स में सबसे अधिक बार रिपीट हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे डीएसएसबी हो या केवीएस हो। और मैं गारंटी देता हूं कि आपके आने वाले एग्जाम में इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। देखिए दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एक ग्रीन हाउस गैस है और यदि हम वायुमंडल में इसकी बात करते हैं तो 0.03% ये पाई जाती है। देखिए, अब यदि मैं बात करता हूँ सबसे अधिक कौन सी गैस होती है तो नाइट्रोजन होती है 78%। इसी प्रकार से ऑक्सीजन गैस होती है 21% ऑक्सीजन गैस होती है और 0.93% होती है ऑर्गन गैस। ऑर्गन एक नोवेल गैस है या अक्रिय गैस है। इसी प्रकार से ओजोन की मात्रा की बात करें तो ओजोन गैस जो होती है वो 0.0003% ओजोन गैस पाई जाती है, जिसका ये फॉर्मूला होता है O3। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर ओजोन गैस बनती है। और ओजोन का काम आप सभी को पता होगा कि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करके पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक निष्क्रिय गैस कौन सी है? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि ऑर्गन गैस जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस है जो कि हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। अब यदि हम निष्क्रिय गैसों या अक्रिय गैसों की बात करते हैं तो अक्रिय गैसों की खोज सर विलियम रामसे ने की थी। और यदि हम अक्रिय गैसों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से 6 अक्रिय गैसें पाई जाती है, जिनमें कि हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन है। और अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप में रखा जाता है, जो कि सबसे आखिरी ग्रुप है, जिसे कि हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। अब रेडॉन गैस जो है वो हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। इन गैसों को अक्रिय गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि इनका जो बाहरी अष्टक होता है वो पूरा होता है। इसी कारण से ये गैसें अक्रिय गैसें कहलाती हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अब यदि हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, कई बार पूछा जाता है कि किस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। देखिए, जो ये शब्द है भारत छोड़ो, ये शब्द दिया था यूसुफ मेहर अली ने। तो यूसुफ मेहर अली ने ये शब्द दिया था और साथ में क्विट इंडिया इस शब्द का भी यूज किया गया था। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है? तो पन्ना, मध्य प्रदेश, यहां से सर्वाधिक हीरा निकाला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि विश्व में सबसे अधिक हीरा कहां निकाला जाता है? तो रूस के अंदर दुनिया का सबसे अधिक हीरा निकाला जाता है। यदि हम बात करते हैं कि दुनिया में एक वर्ष में कितना हीरा निकाला जाता है, तो पूरे विश्व में एक वर्ष में 121.7 मिलियन कैरेट हीरा निकाला जाता है, जिसमें से 40 मिलियन कैरेट जो है अकेले रूस के अंदर निकाला जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत को कितने भूकंप जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। ये पूछ रहा है कि भारत को कितने भूकंप जोन में डिवाइड किया गया है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, भारत को कुल 4 जोनों में डिवाइड किया गया है भूकंप के हिसाब से। और वो कौन कौन से जोन है? जोन नंबर 2, 3, 4 और 5। इनमें से जो जोन नंबर 2 है उसमें सबसे अधिक खतरा रहता है भूकंप का, और जोन नंबर 5 के अंदर सबसे कम खतरा रहता है भूकंप का। देखिए, अब यदि बात करते हैं कि भूकंप क्यों आते हैं, तो भूकंप टेक्टोनिकल प्लेटों में हलचल के कारण भूकंप आते हैं। और भारत के अंदर कौन सी टेक्टोनिकल प्लेट है? तो भारत आता है इंडियन टेक्टोनिकल प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिकल प्लेट के अंदर भारत आता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, काली नदी जो है वो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। देखिए, इस नदी के कई और नाम भी है, जैसे कि महाकाल नदी, कालीगंगा नदी और शारदा नदी। तो इस नदी को कई नामों से जाना जाता है। लास्ट एक क्वेश्चन आया था कि कालीगंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इसमें पूछ रहा है किन देशों के समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। इन देशों के समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में बलदेव सिंह को किस विभाग का कार्यभार सौंपा गया था? देखिए, अब यदि हम अंतरिम सरकार की बात करते हैं तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था और ये सरकार 15 अगस्त 1947 को चली थी।
अब यदि बलदेव सिंह की बात करते हैं तो उन्हें रक्षा विभाग दिया गया था। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग सी राजगोपालाचारी को, और वित्त विभाग लियाकत अली को, और श्रम विभाग दिया गया था जगजीवन राम को। तो इस प्रकार से अलग अलग विभाग बांटे गए थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में किसको गृह विभाग दिया गया था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दिया गया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही देसी रियासतों के एकीकरण का काम किया था। अब यदि मैं अपने दूसरे ऑप्शंस की बात करता हूं तो राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था, और जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि विभाग या कानून विभाग दिया गया था। इसी प्रकार से आसफ अली को रेल विभाग दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में ये। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी इस क्वेश्चन में पूछा है दुनिया की सबसे ऊंची दूसरी चोटी कौन सी है। इसमें पूछा सबसे ऊंची दूसरी चोटी कौन सी है, तो गॉडविन ऑस्टिन जो है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और पहले नंबर की कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और यदि मैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करता हूं तो 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। इसी प्रकार से यदि हम गॉडविन ऑस्टिन की बात करते हैं तो गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये काराकोरम रेंज में स्थित है, जो कि वर्तमान में पीओके या पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर है। और यदि हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो नेपाल देश के अंदर आती है। देखिए अब यदि हम बात करते हैं दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, और कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,536 मीटर, और ये सिक्किम के उत्तरी भाग में स्थित है। क्योंकि गॉडविन ऑस्टिन जो है वो पीओके के अंदर स्थित है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी वर्तमान में कंचनजंगा ही है। देखिए कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा के नाम से नेपाल में इस चोटी को जाना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमालय की निम्न में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हिमालय की जो लघु हिमालय श्रेणी है ये सबसे चौड़ी श्रेणी है, और इसकी चौड़ाई है 100 किलोमीटर, और इसे महाभारत रेंज के नाम से भी जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी इस क्वेश्चन में पूछता है किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को सफलता प्रदान कर दी जाएगी। सफलता नहीं है, यहाँ क्वेश्चन गलत हो गया है, स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। तो और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे। और उन्होंने यह घोषणा कब की थी, तो 20 फरवरी 1947 को उन्होंने यह घोषणा की थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन सा शासक है जिसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने चतुर्थ वर्णीय व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया था। चतुर्थ वर्णीय व्यवस्था जो है उसे पुनर्स्थापित किया था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पीसो किस देश की मुद्रा है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मैक्सिको की मुद्रा पीसो है। मैक्सिको की मुद्रा है। देखिए इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं वो सभी ऐसे क्वेश्चन है जो कि लास्ट 2 इयर्स में अलग अलग एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आप हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, और जो फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं उन्हें भी ध्यान से देखिए, क्योंकि जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूं वो भी क्वेश्चन के रूप में पूछे जा चुके हैं कई बार एग्जाम्स में। तो देखिए अब यहाँ अगर हम दक्षिण कोरिया की बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम है दक्षिण कोरियाई वॉन। ये दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम है। इसी प्रकार से जापान की करेंसी की बात करें तो येन जो है वो जापान की करेंसी है, और इटली की करेंसी है यूरो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार जापान की और इटली की करेंसी आपसे पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखिएगा, जापान और इटली की करेंसी के बारे में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। अजंता पर्वत श्रेणी जो है केवल महाराष्ट्र के अंदर फैली हुई है। अब यदि मैं दूसरी पर्वत श्रेणियों की बात करता हूं तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है तो ये गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। इसी प्रकार से यदि हम सतपुड़ा की बात करते हैं तो सतपुड़ा जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक ये फैली हुई है ये पर्वत श्रेणी। अजंता की मैं आपको बता चुका हूं कि केवल ये महाराष्ट्र के अंदर फैली हुई है। और इसी प्रकार से यदि मैं सह्याद्री पर्वत श्रेणी की बात करता हूं तो ये कर्नाटका, गोवा और केरल तक ये पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। अब यदि मैं बात करता हूं अरावली की, तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिरिल रैडक्लिफ जो है इस आयोग के अध्यक्ष थे, और सिरिल रैडक्लिफ के नाम पर ही आज भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रैडक्लिफ सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी का निर्णायक अधिकार किसके पास होता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वित्त आयोग के पास यह अधिकार होता है। देखिए अब यदि हम वित्त आयोग की बात करते हैं तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान हमारे आर्टिकल 280 के अंदर दिया हुआ है। तो आर्टिकल 280 में दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी और रेलवे में पूछा जा चुका है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है। और वित्त आयोग की स्थापना की गई थी 22 नवंबर 1951 को। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी और रेलवे में ये पूछा जा चुका है। और हमारे पहले वित्त आयोग कौन थे, तो केसी नियोगी जो है वो हमारे पहले वित्त आयोग थे। और वित्त आयोग के अंदर क्या होता है कि एक अध्यक्ष होता है और 4 उसके सदस्य होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला आधार वर्ष क्या है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वर्ष 2011 से 2012। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की अनुशंसा पर इसे अपनाया गया था और ये 2015 से लागू है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है सामान्य और मुक्त कानूनी सहायता किस अनुच्छेद से संबंधित है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल 39A से सामान्य और मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस आर्टिकल में स्टेट को ये ऑर्डर दिया गया है कि स्टेट जो है ये सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिकों को सामान्य कानूनी सहायता और मुफ्त कानूनी सहायता मिल सके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी इसमें पूछ रहा है इंटरनेट कनेक्शन की गति किससे नापी जाती है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जीबीपीएस से। जीबीपीएस से इंटरनेट कनेक्शन की गति को नापा जाता है, और जीबीपीएस की फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट पर सेकंड। देखिए इसी प्रकार से इंटरनेट की गति को केबीपीएस और एमबीपीएस से भी मापा जाता है। केबीएस की फुल फॉर्म होती है किलोबाइट पर सेकंड और एमबीपीएस की फुल फॉर्म होती है मेगाबाइट पर सेकंड। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जिसमें कह रहा है कि कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डगलस एंगलवर्थ ने कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया था। और माउस का आविष्कार उन्होंने 1960 में किया था। 1960 में उन्होंने माउस का आविष्कार किया था। और यदि मैं बात करता हूं कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। लास्ट ईयर एसएससी और रेलवे में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो जीवी मावलकर जो है वो पहले ऐसे अध्यक्ष हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और जीवी मावलकर ही हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, याद रखिएगा इस चीज को। और जीवी मावलकर के खिलाफ 1954 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जिसे कि लोकसभा ने निरस्त कर दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस मुगल शासक ने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी, तो जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। और सिख गुरु ये और अर्जुन देव जो है सिखों के 5वें गुरु थे। इसी प्रकार से सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। याद रखिएगा औरंगजेब ने हत्या करवाई थी। देखिए यहाँ औरंगजेब के बारे में एक बात निकल कर आती है कि औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिंदा पीर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी और रेलवे में पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी थी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी थी। अब यदि हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का दूसरा शासक था, और अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि से नवाजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण भी करवाया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी इस क्वेश्चन में कह रहा है खगोलीय इकाई किसे कहा जाता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। अब यदि हम खगोलीय इकाई की बात करते हैं तो इस दूरी को किस तरह से नापा जाता है, तो पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के केंद्र के बीच से इस दूरी को नापा जाता है। 14.96 करोड़ किलोमीटर यह दूरी है। अब यदि हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक 8 मिनट और 16 सेकंड में पहुंच जाता है, और इसी दूरी को या खगोलीय इकाई को ही स्थायी मानकर दूसरे ग्रहों के बीच की दूरी का भी पता लगाया जाता है या उसे नापा जाता है। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद।